दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस खास एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। दोस्तों, अपने देश में राजनीति के रंग भी गजब होते हैं, इतनी तेजी से बदलते हैं, अलग अलग रूप ले लेते हैं, अलग अलग उनका ढंग हो जाता है। अब चुनाव के रणनीतिकार जो रहे हों, स्ट्रेटजिस्ट, पॉलिटिकल पार्टीज और नेताओं को जो चुनाव कैसे वो लड़ें, ये सिखाते रहे हों और उसके एवज में काफी मोटी फीस लेते रहे हों, वह व्यक्ति स्वयं राजनेता बन जाए और राजनेता ही न बने बल्कि सत्ता का दावेदार बन जाए, वो ये भी कहे कि हम अगली बार सरकार बनाएंगे, तो क्या ही दिलचस्प है। और वो इस देश के एक ऐसे राज्य में हो रहा है जिसको आमतौर पे विकास की दृष्टि से, प्रगति की दृष्टि से काफी पीछे माना जाता है। लेकिन राजनीति में, राजनीति की जीवंतता, वाइब्रेंट पॉलिटिक्स के मामले में, डायलॉग के बारे में, डिस्कशन के बारे में और जो पॉलिटिकल नई नई थिंकिंग होती है, नए नए विचार होते हैं, उसके बारे में बहुत क्रिएटिव स्टेट माना जाता है, वो स्टेट है बिहार। तो वहां पर प्रशांत किशोर, जो अब तक न जाने कितनी, मैं समझता हूं कि अगर लेफ्ट पार्टीज को छोड़ दिया जाए, वामपंथी पार्टियों को छोड़ दिया जाए, तो कमोबेश सभी पॉलिटिकल पार्टियों को वो चुनाव लड़ा चुके हैं, सबको कुछ न कुछ गुर दे चुके हैं, कुछ न कुछ सलाह दाव पेच सिखा चुके हैं। कौन बचा है? भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी से शुरुआत उनकी हुई थी। जब उन्होंने गुजरात में, जब वो चीफ मिनिस्टर थे, तब उन्होंने उनको स्ट्रेटजी सिखाई कि कैसे चुनाव जीता जाता है, कैसे आप लड़ें, क्या न करें, क्या करें। और फिर मोदी जी के बाद वो अलग अलग पार्टी के नेताओं को उन्होंने चुनाव में स्ट्रेटजी सिखाई। कई चुनाव वो जीते, जितवाए। जीते का मतलब जिसके लिए उन्होंने सलाह दी वो चुनाव जीत गए। लेकिन कुछ चुनाव हारे भी, ऐसा नहीं कि उनका 100% परफॉर्मेंस रही है। उत्तर प्रदेश में बुरी तरह जिस पार्टी को उन्होंने चुनाव लड़ाया वो हार गई, जिसको सलाह उन्होंने दी वो कांग्रेस पार्टी थी, बहुत बुरी पराजय हुई। इसी तरह से दोस्तों कई और जगहों पर उनको पराजय का सामना करना पड़ा। हाँ, लेकिन उनकी जो परफॉर्मेंस है, अगर देखा जाए चुनाव रणनीतिकार के तौर पे, वो बेहतर रही है, कई और लोगों के मुकाबले बेहतर रही है। तो अब वो बिहार में जन सुराज पार्टी नाम की एक पार्टी के अब वो रचयिता बन गए हैं, संस्थापक बन गए हैं। बहुत चालाकी से उन्होंने अध्यक्षता का कार्यभार नहीं संभाला, वो संयोजक ही रहेंगे। जैसे अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी से पहले जब जन आंदोलन अपने को कहते थे, हालांकि मैं उसको कैंपेन कहता था, तो वो संयोजक ही थे। उसी तरह से आज भी वो संयोजक हैं, लेकिन सभी जानते हैं कि वही अध्यक्ष हैं, वही महासचिव हैं, वही सब कुछ हैं। तो इस पार्टी में भी, जन सुराज पार्टी में, मनोज भारती कार्यकारी अध्यक्ष हो जाएं, देवेंद्र प्रसाद यादव कुछ बड़े पद पा जाएं, पवन कुमार वर्मा कुछ बड़े पद पा जाएं। लेकिन सच यह है कि इस पार्टी के सर्वे सर्वा, माने टॉप टू बॉटम, जो भी इस पार्टी में काम होगा, जो भी फैसला होगा, जो भी इसका मैनेजमेंट होगा, उसके एकमात्र स्वत्वाधिकारी, एकमात्र जो कार्य, जो 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 काम करने वाले व्यक्ति होंगे, वो दरअसल प्रशांत किशोर होंगे। और प्रशांत किशोर ने स्वयं ही मंच से डिक्लेयर किया कि वो मनोज भारती को चुनते हैं या मनोज भारती का नाम घोषित करते हैं। हाँ, एक लाइन जरूर जोड़ दी कि सबकी सलाह मशविरा हमने कर ली है और मैं उनका नाम घोषित करता हूं। तो ये बात कही उन्होंने। तो मनोज भारती साहब इस पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं और वो भी आईएफएस हैं, सेवानिवृत्त हैं, यानी आईएफएस सेवा में थे, राजदूत भी थे और सर्विसेज में भी रहे होंगे कई जगह। आईआईटीएन हैं, अच्छे स्कूलों में पढ़े हैं, लेकिन उत्पीड़ित समाज से आते हैं, स्वयं जो है दलित समाज से आते हैं। उनकी बिरादरी जो है वो एससी कम्युनिटी में आती है। वो मधुबनी के पास के हैं, मधुबनी के किसी गांव के हैं। तो इस नाते उन्होंने, प्रशांत किशोर ने, उनको बार बार लोगों ने कहा कि साहब ये बिहार में चूंकि 30-40 साल से, 35 साल से ये एक छत्र पिछड़ा राज चल रहा है, पिछड़े नेता ही इसके मुख्यमंत्री बनते हैं, कोई दूसरा नहीं आ पाता, जगन्नाथ मिश्र जी के बाद कोई नहीं ऐसा आया। तो ये जो पिछड़ा राज है, इससे बिहार को मुक्ति कैसे मिले?
तो बहुत सारे क्षेत्रों में छटपटाहट थी, बहुत सारे समाजों में छटपटाहट थी। तो प्रशांत किशोर को यह बात समझ में आ गई कि अगड़ा को दिखाकर आप बिहार में राज नहीं कर सकते, तो पिछड़े को दिखाओ, दलित को दिखाओ और फिर राज करो अपने तई। तो ये एक स्ट्रेटजी दिलचस्प है प्रशांत किशोर की कि वो नाम किसी और का रखेंगे लेकिन काम अपना करेंगे, एजेंडा उनका अपना चलेगा। लेकिन उन्होंने एजेंडे में सुधार भी किया है, बहुत समझदार है, बहुत चालाक है। और राजनीतिक जो ट्रेडिशनल राजनीति के लोग हैं कांग्रेस के, बीजेपी के, अब तो कांग्रेस में भी काफ़ी स्ट्रेटेजिस्ट हैं, चूंकि उनको भी सलाह देने वाले लोग हैं, वो भी अब पहले जैसी गलतियां नहीं करते। जिस दौर में प्रणब मुखर्जी पी चिदम्बरम की केवल चला करती थी सोनिया गांधी के यूपीए 1 यूपीए 2 के दौरान, वो गलतियां अब राहुल गांधी भी नहीं करते, क्योंकि उनको सलाह देने के लिए बहुत अच्छा थिंक टैंक है उनके पास। कभी कभी गलतियां हो जाती हैं, लेकिन प्रशांत किशोर जो है वो ट्रेडिशनल नेताओं की तरह नहीं है। उनको मालूम है कि हमें लैंड रिफॉर्म्स का भी नाम लेना पड़ सकता है। लालू जी और नीतीश जी लैंड रिफॉर्म्स का नाम भले न लें, वो लैंड रिफॉर्म से बिदकते हैं, घबराते हैं कि अरे इसे करेंगे तो आपाधापी मच जाएगी, आपस में लोग जो है लड़ने लगेंगे, गृह युद्ध जैसी स्थिति पैदा हो जाएगी, हम संभाल नहीं पाएंगे, सरकार गिर जाएगी, ऐसी बातें सोचते हैं ये लोग। लेकिन प्रशांत किशोर ने सुना है कि लैंड रिफॉर्म्स की भी बात की है कि वो जरूरत इस बात की भी है, लेकिन उनका फोकस लैंड रिफॉर्म्स नहीं है। उनकी चर्चा जरूर कर दी है। उन्होंने कहा कि शिक्षा व्यवस्था में बदलाव, शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने पर उनका बल है। नंबर 1 एजेंडा ये है और ये अच्छा एजेंडा है, इसमें कोई दो राय नहीं। और उसके लिए कहते हैं कि शराबबंदी खत्म करेंगे और शराब के टैक्स से जो पैसा आएगा वो पूरी तरह शिक्षा पर खर्च करेंगे। अब ये उनका अपना एजेंडा है और अपने एजेंडे को उन्होंने खुलेआम ये बात कही है। और इसका मुझे नहीं लगता कि कोई इसकी बहुत निंदा आलोचना बिहार में करेगा, क्योंकि शराबबंदी को लेकर बिहार में कोई बहुत शानदार ओपिनियन लोगों की नहीं है, क्योंकि शराबबंदी हुई नहीं, शराब तो मिल जाती है बिहार में गैर कानूनी ढंग से। बहुत सारे लोग गिरफ्तार हैं, बहुत सारे लोग जेलों में हैं, गरीब लोग गिरफ्तार हैं, गरीब लोग जेलों में हैं। तो ये सब बहुत सारी चीजें हैं, उसको लेकर ज्यादा गिला शिकवा लोगों को नहीं होगा जो वो करेंगे। तो रोजगार देने की बात उन्होंने कही है कि रोजगार, लेकिन रोजगार कैसे देंगे इसके बारे में कोई स्ट्रेटेजी उन्होंने सुझाई हो वो मुझे नहीं दिखाई पड़ा। हो सकता है बाद में वो अपना डॉक्यूमेंट कोई पेश करें तो उसमें लाएंगे। लेकिन जनसुराज पार्टी आरक्षण से लेकर के और जातिवार जनगणना के प्रश्न पर क्या अप्रोच उसकी है ये अभी क्लियर नहीं है, सब कुछ साफ साफ नहीं है। वो आर्थिक आधार पर आरक्षण चाहती है कि नहीं, क्योंकि आर्थिक आधार पर देश में आरक्षण दे दिया गया पहली बार 2019 में दिया गया, और केवल हिंदू अपर कास्ट या दूसरे और समाजों के भी अपर कास्ट हो सकते हैं, उनको दिया गया। उसमें बल्कि एक जजमेंट में एक जज ने आपत्ति भी जताई थी कि दूसरे समाजों के, दूसरी कम्युनिटीज के, ओबीसी या दलित के जो ईडब्ल्यूएस हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, उनको क्यों नहीं आप दे रहे हैं। ये उठाया गया था उस प्रश्न में, उस जजमेंट में ये सवाल, लेकिन माइनॉरिटी चूंकि ऑब्जर्वेशन था उस पर बात नहीं बनी आगे। तो इसके बारे में उनकी क्या ओपिनियन है कि भाई आर्थिक आधार पर आरक्षण हो कि केवल सामाजिक और शैक्षिक आधार पर हो, कि जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा है उसी का आरक्षण केवल होना चाहिए। ये बात मैं इसलिए उठा रहा हूं, नहीं तो नहीं उठाता। सुना है कि उन्होंने अपने झंडे पर महात्मा गांधी और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की तस्वीर लगा दी है। अब ये भी दिलचस्प बात है, प्रशांत किशोर ने गांधी जी के साथ अम्बेडकर की भी तस्वीर लगा दी, तो अम्बेडकरवादी भी हो गए, गांधीवादी भी हो गए, दोनों चीज हो गए। अब ये अलग बात है कि गांधी और अम्बेडकर दोनों राजनीतिक और वैचारिक रूप से आमतौर पे उनमें एकता नहीं रहती थी, बहुत कम मुद्दों पर एकता रहती थी, लेकिन हाँ, सम्मान दोनों एक दूसरे का बहुत करते थे। और यह भी सही है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के रूप में सामने आए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, तो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन, ये शायद बहुत लोगों को नहीं मालूम होगा, उसका जो सुझाव दिया था महात्मा गांधी नहीं दिया था। तो दोनों एक दूसरे का सम्मान करते थे, लेकिन आइडियोलॉजिकली दोनों एक दूसरे के अपोजिट थे। लेकिन दोनों का झंडा, दोनों की तस्वीर झंडे पर है, ऐसा मैंने देखा है अनाउंसमेंट। लेकिन उनकी पार्टी में जो कुछ नेता शामिल हुए हैं, बहुत कम शामिल हुए हैं, आमतौर पे नए लोग हैं, जैसे मनोज भारती जो ब्यूरोक्रेट हैं, उनका जनता से कितना लगाव है, कितनी संबद्धता है, कितना एसोसिएशन है, अब ये कौन जाने। तो एक ब्यूरोक्रेट को उन्होंने टॉप बना दिया अपने बाद। और देवेंद्र प्रसाद यादव केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, राष्ट्रीय जनता दल के रहे हैं नेता अभी हाल तक, ये उस पार्टी में शामिल हुए हैं। और वो भी शायद इसलिए कि लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव की
जो पार्टी है राजद, उसने जो उनकी लीडरशिप में चलने वाली पार्टी, उसने इनको नजरअंदाज किया। कोई पद नहीं दिया, पद तो दिया लेकिन सीट नहीं दी लोकसभा में चुनाव लड़ने के लिए। ये सब चीजें रही हैं। तो नजरअंदाज किए गए एक यादव नेता या एक ओबीसी नेता के रूप में वो एक क्षुब्ध थे, और उस क्षोभ का इजहार उन्होंने किया अपनी पार्टी से इस्तीफा देकर और इस पार्टी में शामिल होने का। तो देवेंद्र प्रसाद यादव आ गए। दूसरे एक रामबली जी हैं, चंद्रवंशी, रामबली चंद्रवंशी, ये आ गए। ये भी आरजेडी के थे, एमएलसी थे संभवतः ये। और एक सीताराम यादव जी शामिल हुए हैं, ये सीतामढ़ी के पूर्व सांसद हैं। इसके अलावा पीके वर्मा, ये नाम बताना बहुत जरूरी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। पवन कुमार वर्मा लेखक हैं और ब्यूरोक्रेट यानी डिप्लोमेट रहे हैं, आईएफएस ये भी हैं। मनोज चौधरी की तरह, मनोज भारती की तरह। और पीके वर्मा नीतीश कुमार के बहुत करीबी रहे हैं। लोग तो ये भी कहते हैं कि नीतीश कुमार के नजदीक प्रशांत किशोर को लाने का काम इन्हीं महाशय ने किया, पवन कुमार वर्मा ने किया। तो पवन कुमार वर्मा जो राज्यसभा में थे जेडीयू की तरफ से, अब हाल के दिनों में वो नहीं है, तो शायद नीतीश कुमार से नाराज होंगे, तो वो इधर आ गए। हो सकता है इस पार्टी में रहकर वो राज्यसभा की सीट का सपना देख रहे हो भविष्य में, हो सकता है उनको मिल जाए, कौन जाने। तो ये लोग मंच पर दिखे। अब कौन क्या बनेगा पार्टी में, नोबडी नोज, बट ये चुनाव पार्टी लड़ने जा रही है। और विधानसभा का चुनाव तो 2025 में होगा, अभी तक ये कहा जा रहा है, लेकिन 2024 में ही एक चुनाव ये लड़ने जा रहे हैं, वो बाई इलेक्शंस हैं कुछ सीटों पर। तो देखना होगा कि इनका रिजल्ट क्या होता है। लेकिन दोस्तों, ये बड़ी दिलचस्प बात है कि ये पार्टी बनने से पहले ही ये देश की जो दो बड़ी पार्टियां हैं, कांग्रेस और बीजेपी, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इन दो में से एक पार्टी को अगर छोड़ दिया जाए, बीजेपी को, तो दूसरे नंबर का इनको मीडिया अटेंशन मिला, मीडिया कवरेज मिला। हाल के दिनों में पिछले 7-6 महीने में जितना मीडिया कवरेज प्रशांत किशोर को अकेले मिला है, उतना शायद मोदी जी और अमित शाह जी या उनकी पार्टी को के अलावा किसी और को नहीं मिला, किसी और को नहीं मिला। तो एक पार्टी जो सत्ता में नहीं है, न केंद्र में है, न राज्य में है, जो गठित नहीं हुई है, उसके नेता को, उसके होने वाले नेता को, उसके संयोजक को इस इतना मीडिया कवरेज मिला जो अनपैरेलल है। ये याद दिलाता है अरविंद केजरीवाल के दिनों का, कि जब वो अन्ना के साथ थे, अभियान चला रहे थे, पार्टी बनाने वाले थे, तो जिस तरह मीडिया ने अटेंशन दिया, मीडिया ने उनको कवरेज दिया, वही स्थिति प्रशांत किशोर की है। अब देखना है कि मीडिया के लाडले प्रशांत किशोर की अगुवाई में, असल अगुवाई तो उन्हीं की है, ये पार्टी कहाँ जाती है, क्या करती है, इसका क्या जाति जनगणना जैसे सवालों पर कितना अपने को उबारती है, आरक्षण के सवाल पर क्या बोलती है बिहार जैसे राज्य में, अगड़ों पिछड़ों की लड़ाई या कॉन्ट्रडिक्शन के मसले पर कैसे समाधान खोजती है। लेट्स सी, लेट्स होप। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।